आपके सामने आपकी उर्दू क्लास के लिए हाज़िर हुई हूँ। और जैसा कि पिछली बार थोड़ा-सा रह गया था कि हमने दिल्ली तक उर्दू ग़ज़ल के बारे में कि द दिल्ली तक उर्दू ग़ज़ल की शायरी की क्या ख़ुसूसियात रही हैं और कैसे ग़ज़ल सिन्फ़ ग़ज़ल ने तरक्की की है, इस पर रोशनी डाली थी। उसके बाद थोड़ा-सा वक़्त की कमी की वजह से लखनऊ का दबिस्तान और जदीदियत या तरक्की पसंद तहरीक रह गया था। तो हम आपको बता दें कि जब 19वीं सदी के आखिर में दिल्ली का माहौल थोड़ा-सा ख़राब हुआ, तो बहुत से शुअरा और अदीब लखनऊ चले आए और उन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी ग़ज़ल सिन्फ़ ग़ज़ल की आबियारी की। तो जिसमें मुसाफ़ी थे, मीर हसन थे और क्या कहते हैं सौदा थे, मीर तक़ी मीर थे, ये सब लखनऊ चले आए और लखनऊ में एक ज़र्री दौर गुज़रा ग़ज़ल सिन्फ़ ग़ज़ल के लिए और यहाँ पर ग़ज़ल बेशुमार कही गई, लेकिन ग़ज़ल के साथ मरसिए का भी बहुत उरूज हुआ क्योंकि जो शाहान अवध थे, वो शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए इमाम बाड़े की तामीर बहुत ज़्यादा हुई और मरसिए के साथ सिन्फ़ ग़ज़ल अपनी आबियारी में लगे रहे और सिन्फ़ ग़ज़ल की काफ़ी तरक्की हुई। उसके बाद जब दौर गुज़रा तो जदीदियत का दौर आया और जदीदियत में तरक्की पसंद तहरीक में भी ग़ज़ल की काफ़ी तरक्की हुई, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर हकीकत और फ़लसफ़े का ज़्यादा ग़ज़ल में बयान होने लगा। सरदार जाफ़री थे, मजाज़ थे, साहिर लुधियानवी जी थे, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ थे और इन सब ने सिन्फ़ ग़ज़ल को काफ़ी फ़रोग़ दिया। अब सवाल एक अहम सवाल पैदा होता है कि ग़ज़ल की मक़बूलियत के असबाब। तो सिन्फ़ ग़ज़ल की बुनियादी मौज़ू इश्क है, जिसके तहत मामलात इश्क, हुस्न की रंगारंग कैफ़ियत को इसमें बयान किया जाता है। आपको मालूम है कि ग़ज़ल के बारे में एक फ़ारसी फ़िक़रा है, हिकायत बाज़नार गुफ़्तन इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मायने हैं औरतों से बातें करना, यानी औरतों के बारे में बातें करना। इस तरह ग़ज़ल गो हदीस दिलबरी और सहीफ़ा इश्क है, लेकिन ग़ज़ल का यही अंदाज़ दिलबरी और इज़हार दिलरुबाई से है, जिसने हर दौर और अहद में अपने पढ़ने और सुनने वालों के दिलों को लुभाया। हर ख़ास व आम पर इसका असरात यकसां हुए और अवाम व ख़ास ने इसको अपने सीने से लगाया और अपने दामन में जगह दी। क्योंकि ग़ज़ल में इंसानी जज़्बात और तासुरात का बयान होता है और हर इंसान के जज़्बात और तासुरात मुख्तलिफ़ होते हैं, लेकिन ग़ज़ल एक ऐसी सिन्फ़ सुख़न है कि तमाम लोगों के जज़्बात और एहसासात का अहाता अपने में कर लेती है। इसीलिए प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीक़ी का कौल है कि ग़ज़ल उर्दू शायरी के आबरू है। इस सिन्फ़ को गैर मामूली अहमियत और कबूलियत ज़ाहिर करता है। ग़ज़ल के इस कौल आम में इसके इश्क़िया मौज़ू को बड़ा दख़ल है। अगरचे ग़ज़ल में इश्क के अलावा भी और भी मौज़ूआत निहायत खूबी से बयान किए जाते हैं, लेकिन ये इश्क का बयान है जिसने ग़ज़ल को मक़बूल बनाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इश्क ऐसा जज़्बा है जो बनी-नौ इंसान को कुदरत की तरफ से मिला है। बल्कि हम कह सकते हैं कि इंसानी जज़्बात में इश्क का जज़्बा बहुत कवी और शिद्दत से होता है। इस जज़्बे की गहराई और तासीर से किसी ने भी कभी इनकार नहीं किया है, क्योंकि इश्क एक ऐसा जज़्बा है जो इंसान के अंदर पैदाइशी पैदा होता है। अगर कहा जाए कि शायरी के दीगर तमाम मौज़ूआत में सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ मौज़ू इश्क है, तो गलत ना होगा। इसका सबूत मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और ज़बानों की शायरी में देखा जाए तो यकसा नज़र आता है। अब अगर किसी सिन्फ़ की बुनियादी मौज़ू ही इश्क हो, तो इस सिन्फ़ की कैफ़ियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। ये भी वाज़ेह है कि ग़ज़ल में हुस्न व इश्क का बयान शायर और किसी शख़्स की ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ नहीं होता। इसमें ये बातें कुछ मख़सूस तसव्वुरात के तहत उमूमी सूरत-ए-हाल के साथ बयान की जाती हैं। जैसे मसलन एक शेर है, कहानी अपनी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुन जो सुनता है इसी की दास्ताँ मालूम होती है। यानी अगर ग़ज़ल के किसी भी शेर को कोई सुनना चाहे, तो लगता है कि शायद ये मेरी ज़िंदगी के हालात बयान किए गए हैं। क्योंकि ग़ज़ल में हुस्न व इश्क से मुताल्लिक़ अशार की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। शोरा ने इश्क की कैफ़ियत को बयान करने में अपने तख़य्युल की मदद से ऐसे-ऐसे पहलू पैदा किए हैं कि वो बातें हमारे एहसास व फ़िक्र को नया रंग व आहंग अता करती हैं। जैसे मीर का मशहूर शेर है, तुमने हमेशा ज़ोर सितम बेसबब किए, अपना ही ज़र्फ़ था जो ना पूछा सबब सबब है क्या? या सौदा फरमाते हैं, किससे बयाँ कीजिए हाल दिल तबाह का, समझे वही इसे जो हो ज़ख्मी तेरी निगाह का। गालिब ने भी इसके बारे में कहा है,
कहते हो ना देंगे हम दिल अगर बड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मत दुआ पाया। तो इस सूरत से अगर देखा जाए तो गालिब हैं, सौदा हैं, मीर तक़ी मीर हैं, तो इन्होंने सब ने अपनी शायरी में सिन्फ़ ग़ज़ल में इश्क़िया जज़्बात और एहसासात का बयान किया है। अ, अब ये अगर इन अशार पे गौर किया जाए तो ये अशार इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत और वारदात को ना सिर्फ़ ज़ाहिर करते हैं, बल्कि इनमें जो कुछ भी बयान होता है, इससे मुतासिर होना हर इंसान की फ़ितरत में शामिल है। ग़ज़ल में इश्क़िया मौज़ू का एक अहम पहलू ये भी है कि इसमें हकीकत और मजाज दोनों कारफ़रमा देखी जाती हैं। हकीकत से मुराद ये है कि जिसका ताल्लुक़ खुदा से है, यानी इश्क़ हकीकी। तो इश्क़ हकीकी का अगर बयान होता है तो खुदा से ताल्लुक़ होता है, खुदा से मोहब्बत का इज़हार होता है, और इश्क़ मजाज़ी का ताल्लुक़ होता है तो हमारी चलती-फिरती दुनिया का ही इंसान होता है। तो इस अशार की ये कैफ़ियत भी ग़ज़ल की कबूलियत आम का ज़ामिन है कि ग़ज़ल इसीलिए बहुत ज़्यादा मक़बूल हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग़ज़ल की मक़बूलियत की वजह क्या है? तो हमने जैसा कि बताया कि ग़ज़ल की मक़बूलियत की वजह ये है कि इसमें इंसानी जज़्बात और कैफ़ियत और एहसासात का बयान होता है। अब एक नया सवाल है कि ग़ज़ल अपनी फ़ितरत के लिहाज़ से एमाई शायरी है। ये तो हम जानते हैं कि जब कोई बात इशारों में कही जाए या इससे इस तरह का तजज़्ज़ुज़ और तहरीर पैदा हो और ये तहरीर की कैफ़ियत आम तौर से लुत्फ़ अंदोज़ हो। देखिए, ग़ज़ल की इशारियत का इन्हिसार इसके तर्ज़ बयान के साथ लफ्ज़ियात पर भी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत तफ़सील के साथ ग़ज़ल में नहीं बयान करते, लेकिन उस चीज़ को या उस मज़मून को बहुत ही कम लफ्ज़ों में इशारियत के साथ इशारियत के साथ हम ग़ज़ल में बयान कर देते हैं, जिससे क़ारी हमारे मज़मून के मतलब को अच्छी तरह से समझ जाता है। यही ग़ज़ल की सबसे बड़ी खूबी है। जो तवील मुद्दत से ग़ज़ल में इस्तेमाल होती है इनमें से ज़्यादातर ताल्लुक़ फ़ारसी ग़ज़ल की रवायत है। ये हम सभी को मालूम है कि ग़ज़ल के सिन्फ़ उर्दू में ग़ज़ल जो सिन्फ़ ग़ज़ल है, वो फ़ारसी से हमारे उर्दू में आई है। इस तरह फ़ारसी की लफ्ज़ियात जो ग़ज़ल में वहाँ मुस्तमिल थी, इन्हें उर्दू में भी कसरत से इस्तेमाल किया गया है। ये इस्तेमाल महज़ नक़्क़ाली नहीं है, इसलिए इस मिज़ाज को कायम रखने के लिए इन लफ्ज़ियात को कायम रखना ज़रूरी था। अब ये भी ख़्याल है कि लफ्ज़ियात ज़्यादातर इस्तिआरे और अलामत और पैकर की हैसियत रखती हैं। इनमें से अक्सर ग़ज़ल की शेरी रवायत का अटूट हिस्सा होता है, जैसे पास नामूस, इश्क सरोगुल, श अश्क फ़िशानी, सहर बयानी, स स श खा खानमा खाना खाना खराब, मौज गुल, दश्त ख़ार, मजनू, नवा, बरहना पा, ये सब लफ्ज़ ग़ज़ल में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ग़ज़ल की क़िराअत इज़हार व अबलाग़ में दिलकशी व हुस्न पैदा करती है। हुस्न और जज़्बात के इज़हार की दिलकशी से मौज़ू की वुसअत में हमागिरी अवाम व ख़ास के ज़हन व नशीन हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर वली का वली का शेर है, बहुत ही मशहूर शेर वली का है कि हुस्न था पर्दे त पर्दे तजीद में सब सूं आज़ाद, तालिबे इश्क हवा पर्दे इंसान में आ। सौदा ने भी इसी ख़याल को यूँ पेश किया है, हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, दिल ही नहीं रहा है जो कुछ आरज़ू करें। मीर कहते हैं, दूर बैठा गुबार मीर इससे इश्क बन ये अदब नहीं आता। इसी चीज़ को नासिक लिखते हैं, तूने आँखें फेर ली या काम आखिर हो गया, तायरे जाँ पाए बंद रश्नाए नज़ारा था। मोमिन फरमाते हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब देखिए, मोमिन के इस शेर के लिए गालिब ने कहा था कि अगर मोमिन हमारा पूरा दीवान ले ले और ये शेर हमको दे दें तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब आप इस शेर को देखिए, ध्यान से देखिए कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर में इशारतन ऐसी बात कही गई है कि इसमें पता ये नहीं चलता कि इश्क मजाजी का ज़िक्र हो रहा है कि इश्क हकीकी का ज़िक्र हो रहा है। ये तो तभी ज़ाहिर होता है कि शायर ने किन बातों को ज़हन में रख कर के ये शेर कहा है। फ़ानी बदायूनी लिखते हैं, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग? आओ देखो ना तमाशा मेरे ग़मख़ाने का। फ़ानी
क्योंकि फ़ानी जैसा कि इनके तख़ल्लुस से ज़ाहिर है कि इनकी पूरी ज़िंदगी कस्मा पुरसी में गुज़री, परेशानियों में गुज़री और ज़्यादातर इनकी ग़ज़लों में इसी तरह के ख़यालात ज़ाहिर होते हैं और इसीलिए इन्होंने अपना तख़ल्लुस फ़ानी रखा। हसरत फरमाते हैं, कुर्द का नाम जुनूँ पड़ गया, जुनूँ का कुर्द, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज़ करे। फिराक लिखते हैं, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। फैज़ लिखते हैं, ना रहा जुनूए रुख वफ़ा ये रस्म ये दार कुर्द गे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज़ था वो गुनाहगार चले गए। अब ये आपने देखा कि जो इतने शेर आपके सामने हमने पढ़े, तो इसमें शायर अपनी बात को इशारों-इशारों में बयान कर लिया है, कर देता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन-सी कैफ़ियत है जिनकी तर्जुमानी ग़ज़ल में होती है। तो ग़ज़ल की मकबूलियत और आफ़ाक़ियत की एक बड़ी वजह ये भी है कि इसके उमूमी अंदाज़ निगारिश ने ऐसे अंदाज़ बयान की बुनियाद डाली है, जो ग़ज़ल में बड़ी अहमियत रखती है और जिसके बगैर ग़ज़ल को ग़ज़ल नहीं कहा जा सकता। ये अंदाज़ बयान और इस रची हुई कैफ़ियत का ताल्लुक ग़ज़ल के सिर्फ़ इश्क़िया मौज़ू से नहीं है, बल्कि ग़ज़ल में इस बात का ख़ास ख़याल रखा जाता है कि इंसानी ज़िंदगी और ज़माने का कोई भी मौज़ू हो, वो ग़ज़ल में इस तरह पेश किया जाए कि इसमें इस रवायत की मुकम्मल पासबारी हो, जिस कल्चर से ज़ेर साया ये ग़ज़ल की नशो-नुमा हुई और वो परवान चढ़ी। यानी ग़ज़ल में जिस भी मौज़ू को बयान किया जाता है, इस अंदाज़ से बयान किया जाता है कि लगता है कि वो हमारे आप बीती है। इस तहज़ीबी और सक़ाफ़ती रवायत की तामीर और तश्कील में इश्क की कैफ़ियत को भी तर्जुमानी में दख़ल है। देखिए मीर तक़ी मीर की शायरी पर अगर गौर किया जाए तो उनकी ग़ज़लों को पढ़ा जाए तो लगता है कि वो दिल और दिल्ली दोनों की मर्ज़ी, यानी मीर की अपनी आप बीती भी उसमें बयान की गई है और उस वक़्त दिल्ली के जो हालात हैं जिन हालात का असर मीर तक़ी मीर की ज़िंदगी पे पड़ा और वो काफ़ी कस्मापुरसी में का शिकार रहे, तो ग़ज़ल से हमें ये भी ज़ाहिर हो जाता है कि इंसान की अपनी कैफ़ियत का ज़िक्र हो रहा है और उस कैफ़ियत के पर्दे में उस दौर के माशरे का भी ज़िक्र मिलता है। तो हमें यही सबब है कि ग़ज़ल इज्तमाई तौर पर अवाम में मकबूल हुई। ग़ज़ल में इश्क की कैफ़ियत और इससे मुताल्लिक़ जुज़ियात का बयान कुछ तसव्वुरात और उम, तसव्वुरात तसव्वुर तसव्वुर तसर्रु तफस तसव्वुर की रोशनी में किया जाता है और लेकिन जब क़ारी या सामई इन तसव्वुरात से रूबरू होता है, तो इसे इस बात का पता चलता है कि जिस कल्चर ने ग़ज़ल को पैदा किया, ये तसव्वुर इसी कल्चर की पैदावार है। लिहाज़ा अगर तसव्वुर और इन समाजी सक़ाफ़ती पस मंज़र को सामने रखा जाए तो ग़ज़ल में अजीब व गरीब नहीं मालूम होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ग़ज़ल में मजनू, गुल व बुलबुल, दश्त व ख़ार, बरहना पा, फलक, मौज बहार, पास नामूस, इश्क सितम, ये सब लफ्ज़ियात कहीं न कहीं इश्क और माशूक़ के इस्तिआरे में बयान होते हैं, तो कहीं इश्क की राह में मसाइल व मसाइब का बयान करते हैं। अब देखिए, जैसे मजनू का नाम आते ही हमारे ज़हन की स्क्रीन पर एक सहरा नू सहराए नूर निगाह में आ जाती है। जैसे गालिब लिखते हैं, शौक़ हर रंग रक़ीब सरो सामा निकला, क़ैस तस्वीर के पर्दे में भी उरिया निकला। सौदा ने इस शेर में मजनू की मुनासबत से नवाह और बरहना पा के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह से गुल और बुलबुल आशिक़ और माशूक़ के इस्तिआरे हैं। इसी तरह ऊपर के दीगर अशार में भी ग़ज़ल के इश्क के तसव्वुरात बयान किए गए हैं। अब ग़ज़ल की एक और ख़ुसूसियत है कि जिसमें ये देखा जाता है कि ग़ज़ल में ग़नाइयत और नग़्मिगी, यानी ग़ज़ल की मकबूलियत के असबाब में एक सबब इसकी ग़नाइयत है। यूँ तो ग़नाइयत पूरी शायरी में कम व बेश पाई जाती है, क्योंकि ग़ज़ल बहर और वज़न की पाबंदी होती है। यानी ग़ज़ल को आप तरन्नुम में भी गा सकते हैं और तहत में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ग़ज़ल में जिस तरह के आहंग को आम तौर से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें नग़्मगी की कैफ़ियत सबसे ज़्यादा होती है। यही वजह है कि शायरी की तमाम असनाफ़ में ग़ज़ल ही वो वाहिद सिन्फ़ है जिसे सबसे ज़्यादा गाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ख़याल रहे कि जिस शायरी में नग़्मगी की कैफ़ियत जितनी ज़्यादा होती है, उसे उतनी ही खूबी के साथ गाया जा सकता है। यही वजह है कि ग़ज़ल के अशार में रवानी को बहुत बड़ी
अहमियत दी जाती है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। रवानी वो सिफ़त है जिसकी वजह से कलाम में अनायत पैदा होती है। हम अक्सर देखते हैं कि गुलूकार यानी अच्छे गले वाला इंसान गज़ल को सबसे ज़्यादा अपने फ़न के मुज़ाहरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि गज़ल गायकी बाकायदा अलग से एक फ़न की हैसियत इख्तियार कर चुका है। बड़े से बड़े गाने वालों ने गज़ल गायकी के मैदान में अपनी फ़नकारी के जौहर दिखाए हैं और इसी की बिना पर इनको शोहरत मिली है। गायकी का ताल्लुक चूँकि चूँकि अवाम आर्ट से है, इसलिए इस फ़न के वसीले से भी गज़ल की मकबूलियत में काबिल ज़िक्र इज़ाफ़ा हुआ है। मौसीकी की दुनिया के निहायत बड़े फ़नकारों का नाम गज़ल गायकी के हवाले से मशहूर हुआ, जैसे ग़ुलाम अली, मेहंदी हसन, जगजीत सिंह। ये सब अपनी गायकी की वजह से इन्होंने सिर्फ़ गज़ल को काफ़ी फ़रोग़ दिया और ये काफ़ी मशहूर भी हुए। और गज़ल की दूसरी मकबूलियत की वजह ये है कि मुशायरों की रवायत, यानी गज़ल को मकबूल बनाने में मुशायरों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुशायरे की बाकायदा रवायत ख़ास हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती है। अगर कदीम ज़माने पर गौर करें तो ये रवायत अब तक चली आ रही है। कदीम शोरा मुशायरों में जब अपना कलाम पढ़ते थे तो सामईन की दाद तहसीन उन शोरा की कामयाबी और कबूल आम की सनद समझी जाती थी। मुशायरे दरअसल हमारी अदबी तहज़ीब का ऐसा इदारा है जहाँ शायरी बिलख़ुसूस गज़ल का सुनना और सुनाना अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। मुशायरे की दुनिया में किसी शायर की कामयाबी हासिल करना इसके लिए इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है, क्योंकि मुशायरे की असल हैसियत एक बड़े अदबी और शेरी इज्तिमा की रही है। इसलिए इसमें जो शायरी सुनाई जाती है, इसके मशहूर और मकबूल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसा कि कहा जाता है कि मुशायरे में आम तौर से गज़ल सुनाने का रिवाज ज़्यादा रहा है और आज भी ये सूरत हाल कमोबेश कायम है। इसलिए गज़ल की मकबूलियत में इन मुशायरों का जो गैर मामूली रोल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी आप देखिए दुबई वग़ैरह में या हिंदो-पाक मुशायरा होता है, इंडो-पाक मुशायरा होता है, ये तमाम जगह छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी महफ़िलों का इनेकाद होता है, तो उसमें तमाम शायर आते हैं और ज़्यादातर वो अपनी गज़ल को ही शायरी के ज़रिए अपनी गज़ल को ही पेश करते हैं। अब है उस्तादी और शागिर्दी का सिलसिला। गज़ल में सबसे बड़ी अहम बात ये भी है कि इसमें उस्तादी और शागिर्दी का जो सिलसिला है, जिसने सिन्फ़ गज़ल को बहुत ज़्यादा मकबूल कर दिया है। गज़ल को मकबूल बनाने में उस्तादी और शागिर्दी के सिलसिले का बहुत दख़ल रहा है। इस हकीकत से इनकार ही नहीं किया जा सकता कि उर्दू शायरी के मैदान में कोई नौवारिद जब कदम रखता है तो सबसे पहले इससे जिस सिन्फ़ के ज़रिए शेर गोई की मशक़ कराई जाती है वो सिन्फ़ गज़ल ही होती है। आप अगर पूरा तारीख़ उठा कर के देखें तो जिन भी शुअरा ने शायरी की इब्तिदा की है तो उन्होंने सबसे पहले गज़ल पर ही तबाज़माई की है। और उसके बाद गज़ल पे तबाज़माई करने के बाद फिर उन्होंने जो भी असनाफ़ पे ज़ोर दिया, किसी ने मरसिये पर ज़ोर दिया, किसी ने कसीदे को लिखा, किसी ने मसनवी को लिखा। लेकिन अगर तारीख़ गवाह है कि जितने भी शुअरा ने शायरी के मैदान में तबाज़माई की, तो उसकी शुरुआत जो है गज़ल से ही की है। हमारे यहाँ चूँकि कदीम ज़माने से उस्ताद और शागिर्दी का सिलसिला चला आ रहा है, इसलिए शायरी के मैदान में महारत हासिल करने का सबसे कारआमद वसीला गज़ल गोई समझा जाता है। इसका सबूत ये भी है कि बहुत से शोरा जिन्होंने आगे चलकर शायरी की दीगर असनाफ़ में शोहरत हासिल की, उन्होंने भी इब्तिदा में गज़ल गोई को अपना वसीला ज़ाहिर किया है। ये हमने पहले भी बताया है कि जिस शायर ने भी शायरी के मैदान में कदम रखा, उसने सबसे पहले गज़ल पे ही तबाज़माई की। इस तरह गज़ल की हैसियत शायरी की तमाम असनाफ़ में मरकज़ियत की हामिल है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उर्दू शायरी की आला इमारत में गज़ल पहली ईंट का दर्जा रखती है। उस्तादी और शागिर्दी की रवायत को सामने रखें तो हमें मालूम होता है कि कदीम ज़माने में उस्ताद गैर मामूली हैसियत का हामिल होता था। अक्सर लोग शायरी के फ़न को सीखने के लिए काबिल ज़िक्र असातिज़ा
से रुजू होते थे। इसी के साथ उस्ताद भी अपने शागिर्दों की इस तरह तरबियत करते थे कि बहुत से शागिर्दों की पहचान इनके उस्ताद के हवाले से कायम होती थी। जैसे मीर हैं, सौदा हैं, गालिब हैं, मुसैफ़ी हैं, नासिख हैं, आतिश वगैरह के बेशुमार शागिर्द हुए और इनके शागिर्दों के भी बेशुमार शागिर्द हुए हैं और जिसने सिन्फ़ ग़ज़ल को बहुत आगे बढ़ाया। सौदा का मशहूर शेर है, सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, क्या जाने तूने कि इसे किस हाल में देखा। या मीर तकी मीर फरमाते हैं, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गर शीशा गरी का। दर्द फरमाते हैं, ने गुल को है सबात ना हमको है एतबार, किस बात पर चमने हवस से रंग बू करें। इन अशार से साफ मालूम होता है कि गज़ल की सिर्फ में असातिज़ा ने कैसी-कैसी फ़नकारी के जौहर दिखाए हैं। ये अशार इस बात का भी सबूत हैं कि गज़ल में बात को किस तरह इशारे और के पैराए में बयान किया जाता है। इसी के साथ ये भी बात बयान है कि वो अपने अंदर मायने की कितनी वुसअत रखते हैं, यानी एक लफ्ज़ में कितने मायने छिपे हैं और ये गज़ल की सबसे बड़ी खूबी है। मुज़ीद मुज़ीद ये कि मायने के वुसअत और हमागिरी इंसानी ज़िंदगी और कायनात के बारे में बसीरत को रोशन भी करती है। चंद शेर हैं जैसे मीर फरमाते हैं, गए जूँ शम्मा इस मजलिस में जितने, सबों पर हाल है रोशन हमारा। सौदा कहते हैं कहते थे इसलिए कि ना हो आशनाए गुल, ऐ अंदलीब देखी ना आखिर वफाए गुल। गालिब फरमाते हैं पिन्हा था दाम में सख्त करीब आशना आशियान के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। अब देखिए इस इन अशार में शायरों ने इशारों इशारों में बड़ी से बड़ी बात कह दी है। जैसे मीर कहते हैं गए जो शम्मा इस मजलिस में जितने, सबों पे हाल है रोशन हमारा। यानी शम्मा के 2 मायने हो गए। एक तो शम्मा जो जिस शायर को पढ़ना होता था उसके सामने शम्मा रखी जाती थी और दूसरी बात है जो शायर महफ़िल में इकट्ठा हैं, वो उनकी भी अहमियत एक शम्मा से कम नहीं क्योंकि उन्होंने सिन्फ़ ग़ज़ल को रोशन करने में काफ़ी मदद की है। अब गज़ल में मायने की तहदारी यानी गज़ल में एक लफ्ज़ के कितने मायने होते हैं और ख़याल कहाँ तक पहुँचते हैं। यानी गज़ल के अशार की एक अहम सिफ़त इनसे मायने की तहदारी है। चूँकि गज़ल में बात इशारे में कही जाती है, इसलिए यहाँ बराह रास्त अंदाज़ बयान इख्तियार नहीं किया जाता, बल्कि बात को इशारों में बयान किया जाता है। इससे मायने की वज़ाहत के बजाय रमज़िया कैफ़ियत पैदा होती है। ज़ाहिर है जब किसी बात को इशारों में कहा जाए, तो इसके मायने को कई पहलुओं से देखने की राह हमवार होती है। जैसे हमने अभी मोमिन का शेर पढ़ा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इसमें जो बात कही गई है, उससे तमाम पहलू अयां हो जाते हैं और जब किसी शेर में मायने एक से ज़्यादा पहलू और इम्कान मौजूद हों, तो इसे ही मायने की तहदारी कहते हैं। जैसे मोमिन का शेर है कि इसके तमाम मायने निकल सकते हैं शेर के कि तुम मेरे पास होते हो, गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो यही मायने की तहदारी है। अशार में मायने की तहदारी अक्सर अल्फाज़ के इस्तेमाल से पैदा होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि गज़ल में मुश्तमिल अल्फाज़ अपने अंदर मायने के बहुत से पहलू रखते हैं, जो गज़ल की रवायत से इनमें पैदा होते हैं। असदासा ने कैसी-कैसी फ़नकारी के जौहर दिखाए हैं और काफ़ी गज़ल मशहूर भी हो गई है। अब सवाल ये होता है कि गज़ल की मकबूलियत काफ़ी अहम रही है और उस्तादी शागिर्दी का भी सिलसिला इसमें काफ़ी मकबूल रहा है और इसमें तहदारी का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। अब हमारे सामने एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि गज़ल की मकबूलियत के असबाब में से एक सबब ये भी है कि गज़ल का हर शेर अपने मायने और मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल इकाई है। यानी गज़ल के दोनों गज़ल का जो एक शेर होता है उसमें जो 2 मिसरे होते हैं, उसमें जो भी मज़मून बयान किया जाता है, वो मुकम्मल तौर से बयान कर दिया जाता है। एक मज़मून का दूसरे मज़मून से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस सूरत से गज़ल में जितने भी शेर होते हैं, उतने ही मज़ामीन उसमें मौजूद होते हैं। जहाँ तक अशार की तादाद का ताल्लुक है, ये हमने पहले भी बताया कि कम से कम 5 शेर होते हैं, अक्सर 7 और 11 भी शेर होते हैं, तो जिसको हम 2 ग़ज़ला या से ग़ज़ला भी कह सकते हैं। तो इसलिए गज़ल की मकबूलियत के बारे में हमने आपको बताया और अब हम आपके सामने
یہ روشنی ڈالتے ہیں کہ غزل کی اہمیت بہت زیادہ ہماری صنف شاعری میں رہی ہے، اور غزل قدیم زمانے سے کافی مشہور رہی ہے، کافی مقبول رہی ہے، اور غزل کی تاریخ بہت ہی درخشاں رہی ہے ہمارے اور زندگی کی ناپائیداری کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں دنیا کے بے ثبات ہونے کا ہی بیان نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کی ساری رونق اور رنگا رنگی ایک دھوکہ ہے۔ دوسرے شعر میں محبوب کے ہونٹ کی نرمی اور نازکی، جیسے میر کا شعر ہے، میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو اگر آپ اس شعر کو غور سے دیکھا جائے تو اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اگر محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی گئی ہے اور عاشق اس کے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرتا ہے اور اس سے اس کے عشق کی کیفیت جھلکتی ہے۔ تو اس صورت سے میر ہوں، چاہے غالب ہوں، چاہے سودا ہوں، تو انہوں نے بہت زیادہ غزل پہ کام کیا ہے۔ غزل غزل کا جہاں تک تعلق ہے، یہ کافی مقبول ترین صنف رہی ہے، اور ہم کافی اس پہ بات کر چکے ہیں غزل کی صنف پہ۔ اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزل غزل مشاعروں کی بھی روایت پر ہم نے کافی ذکر کیا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزل کی تاریخ جو ہم دیکھیں تو تاریخ کا کافی زیادہ ہاتھ رہا ہے۔ کلاسیکی دور میں غزل کافی آگے بڑھی ہے ہماری، اور ہم نے کافی ترقی اس میں کی ہے۔ غزل کے اصناف کافی مقبول ترین صنف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ہے غزل میں تہذیبی پس منظر۔ غزل میں جو تہذیبی پس منظر ہے، تو اگر ہم پرانی غزل کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمارے سامنے غزل کا تہذیبی پس منظر ہے۔ جیسے میر کی شاعری کو ہم دیکھیں یا کلاسیکی شاعری کو دیکھیں تو شاعری میں ہمارے سامنے کافی مقبولیت رہی ہے، اور میر کی شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو اس دور کا جو دہلی کا معیار تھا، دہلی کا جو صورتحال تھی، یا احمد شاہ عبدالی، نادر شاہ درانی کے جو حملے ہوئے تھے، جس کا ان حملوں کی تباہی کا جو اثر انسانی زندگی پہ پڑا ہے یا اس دور کے معاشرے پہ پڑا ہے، تو اس میں بھی غزل کا بیان ہوتا ہے۔ اور میر نے تو خاص کر اس وقت کے دور کا بہت اچھا ہی ذکر کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس میں، جیسے ہے عشق سخن جاری 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 اس میں ہے یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ تو غزل میں تہذیب اور معاشرے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور فلسفے کا بھی ذکر ملتا ہے، کیونکہ اس زمانے کی دہلی کی صورتحال ہو، چاہے لکھنؤ کی صورتحال ہو، سب ایک قسمہ پرسی کے حالات سے گزر رہے تھے۔ تاریخ کافی پریشان کن چل رہی تھی اور لوگوں کی زندگی پر اثر پڑ رہا تھا، تو اس لیے غزل پر بھی اس کا اثر پڑا۔ تہذیبی انسانی زندگی کے ہر پہلو کو پیش کرتی ہے، اور سماج اس سے اور سماج کے سائے میں غزل پروان چڑھی ہے، اور یہی بنتی بگڑتی تہذیب جو ہے ہماری غزل میں پائی جاتی ہے۔ علم اور ہنر، یہ ہماری غزل کی خاص مقبولیت رہی ہے، اور غزل میں اقتصادی پس منظر کی بھی کافی زیادہ اہمیت رہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ امام اثر نے لکھا ہے کہ غزل میں ایسے مضامین جو اعلیٰ درجے کے واردات کی وجہ سے امور دیرینہ سے خبر دیتے ہیں اور حوالے قلم کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف اپنے ابتدائی دور میں حسن کے کرشموں، عشق کے ولولوں اور ہجر کے شکوے، وصل کی شادابی، رقیب کی صورتحال جیسے موضوع کو بیان کرتی۔ دوسرے دور میں صوفیانہ غزل کا رواج رہا، اور رفتہ رفتہ حسن و عشق کی حدود سے باہر نکل کر زندگی کے دوسرے گوشوں کی آئینہ داری ہماری غزل میں ملتی ہے۔ جیسے قلی قطب شاہ نے غزل کے توسط سے ہند آریائی تہذیب کی نمائندگی کی، اور انہوں نے ہند آریائی تہذیب کے بارے میں بیان کیا ہے اور ہندوستانی روایت کو پیش کیا ہے۔ میر نے اسی صنف کے توسط سے دلی کے ضبو حالی اور حکومت کے زوال کا پردہ چاک کیا ہے۔ سودا غزل کی وضاحت سے اپنی مردانہ
तेवर और पुरशिको बावकार बुलंद आहंग अल्फाज का साथ अपने अहद के इम्तियाज़ को बयान करते हैं। दर्द ने इसको तसव्वुफ़ के बहुत करीब लाए हैं। गालिब ने तफक्कुर और इनके जमालियाती शख्सियत के आईने में गज़ल को ज़िंदगी बख्शी है और गज़ल को वुसअत बख्शी है। अगर लखनऊ की शोरा का ज़िक्र करें तो ख़ुसूसियत से जुरात, इंशा और रंगीन ने इसमें इंसानियत का सबक दिया है। इक़बाल ने गज़ल के तवस्सुत से सोई हुई कौम को उरूज और तरक्की बख्शी है, क्योंकि इक़बाल ने ये कहा कि अगर हम तरक्की नहीं करेंगे तो ये जो कौम सोई हुई है ये पस्ती के आलम में चली जाएगी। तभी तो इक़बाल ने बहुत ही कहा है कि क्या कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पहुँचे, बता तेरी रज़ा क्या है। यानी हमारे अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि हमें अपने को पहचानना है और हम इतना आगे बढ़ें कि हम किस्मत पे ना टिके रहें कि हमें किस्मत है तो हम तरक्की करेंगे, लेकिन नहीं, हम इतना आगे बढ़ें कि खुदा खुद हमारी मर्ज़ी पूछे कि तू क्या चाहता है बंदे, तू क्या चाहता है, हम वैसा ही कर देंगे। तो इसलिए इक़बाल ने सबसे ज़्यादा खुदी का जो फ़लसफ़ा है वो गज़ल में पेश किया है। इस तरह गज़ल में मुख्तलिफ़ जज़्बात और एहसासात के इज़हार के अलावा ज़िंदगी के दूसरे मसाइल भी इसमें बयान किए गए हैं, जैसे असरी ज़िंदगी की कठिन, इक़्तिदार की शिकस्त और रिश्तों की पामाली, मशीनी ज़िंदगी के जो नुकसानात हैं और दाखिली तफ़क्कुर, कर्ब, इज़्तिराब और खौफ़, तन्हाई, बेबसी, नाउम्मीदी, नफ़सियात, मैलान और रुझानात के एहसासात, दाखिली तर्जुमानी जदीद गज़ल का मौज़ू बन गई है। इस तरह आपके ज़हन आपको ये मालूम होना चाहिए, वक़्त और ज़रूरत के तकाज़े के पेश नज़र उर्दू गज़ल ने अपने दामन को वसी बनाया और हर तरह के मौज़ूआत उर्दू गज़ल में बयान किए जाने लगे। अब है गज़ल की मकबूलियत के क्या असबाब हैं, यानी ऐसी कौन सी, हालाँकि इस पर बहुत तफ़सीली बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें ये मेन नुक्तों पर गौर करना है कि आखिर वो कौन-सी वजह है जिससे सिन्फ़ गज़ल बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें माहियत का दख़ल है, यानी इसमें सच्ची बातों का ज़िक्र होता है, मानवियत होती है, नयरंगी होती है और यह तख़य्युल का करिश्मा होता है। इसमें शायरी अपने तसव्वुरात का इज़हार इशारों में करता है। शायर जो भी बात करता है, वो इशारों में करता है कि इसके ज़ौक़ व वजदान की आइनादारी हो सके। और दूसरी वजह ये है कि वो इसकी दाखिलियत है। इस वस्फ़ में से मुराद शायर का अपने वारदात क़ल्बी का मौसिर इज़हार करता है, यानी शायर अपने दिल में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, या उसको खुशी का एहसास हो रहा है या गम का एहसास हो रहा है या उसके क्या तासुरात हैं, इन सब का बयान वो गज़ल में करता है। साथ ही अपने मख़सूस इख्तियाराती निज़ाम के पैराए में भी अपने अपने गज़ल में वो अपने ख़यालात को पेश करता है कि गज़ल में किस सूरत से वो अपने इज़हार ख़याल को पेश करता है। अब आप समझ चुके होंगे कि उर्दू गज़ल अपनी इन्हीं सिफ़ात व कमालात के सबब हर ज़माने में काफ़ी मकबूल रही है। शायरी का साया हो, शायरी का सरमाया काफ़ी ऊँचा रहा है। नियाज़ फ़तेहपुरी ने इसे उर्दू शायरी की रूह कहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि गज़ल उर्दू शायरी के आबरू है। यूसुफ़ हसन ख़ान ने मौसीक़ी का रस करार दिया है। फ़िराक़ गोरखपुरी ने शायरी को गज़ल को शायरी का इत्र कहा है। ये सिर्फ़ जहाँ एक तरफ अपनी रानाई और शेरियत से भरपूर मौसीक़ी और क़ारी और सामईन पर अपना असर डालती है, तो दूसरी तरफ गज़ल का आहंग, क़ल्ब नज़री और दिलफ़रेबी, यही हमारी इसकी मकबूलियत के ज़ामिन है। हमारी शायरी में ये वाहिद सिन्फ़ है जो काफ़ी मकबूल तरीन रही है और आज भी इसकी मकबूलियत काफ़ी बरक़रार है, क्योंकि जगह-जगह मुशायरों का होना, लोगों की दिलचस्पी का पैदा होना, और आजकल जैसे फ़िल्म का दौर है, तो फ़िल्म में भी देखिए अगर कोई बेहतरीन गज़ल आ जाती है, तो लोग उसके शायदा हो जाते हैं और वो गज़ल की मकबूलियत को बयान करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें पूरी गज़ल की मकबूलियत पर, अगर हम मुस्तकिल तौर से ध्यान देते हैं, तो गज़ल काफ़ी मकबूल तरीन सिन्फ़ है। इसका अब आपको हम ये बता दें कि अगर देखा जाए तो सबसे पुराना जो कदीम दौर है, तो वहाँ पर फ़ारसी, क्योंकि गज़ल लफ़्ज़ तो अरबी ज़बान का लफ़्ज़ है, लेकिन फ़ारसी में गज़ल का जो दौर था वो काफ़ी दरख़्शां रहा है और ये गज़ल हमारे उर्दू शायरी में आई और उर्दू शायरी में इसको बहुत मकबूलियत मिली।
قلی قطب شاہ اور یا اس سے پہلے یا اس دور کے ہم عصروں میں جو غزل کا رواج تھا، تو انہوں نے زیادہ تر ہندی، ہندوی اور ہندوستانی زبان، کیونکہ اس وقت اس زبان کو اردو نہیں کہتے تھے، یہ ملی جلی زبان تھی، عوامی زبان تھی، تو اس میں انہوں نے شاعری کی اور کافی مقبول ترین ہوئی قلی قطب، کیونکہ اگر شاعری کے وہ غزل کا سب سے پرانا ثبوت ہم کو امیر خسرو کی شاعری میں ہی نظر آتا ہے، اور امیر خسرو کے بعد اس دور میں شاعروں نے غزل پر زور دیا ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ اگر غزل کو رواج ملا ہے تو دکن میں بہمنی سلطنت کو. بہمنی سلطنت میں کافی، کیونکہ بہمنی سلطنت کا جو حکمراں تھا وہ غزل کا بہت بڑا شیدائی تھا، اور وہ خود بھی غزل گو شاعر تھا، اور جو بھی شاعر ہوتے تھے ان کی کافی ہمت افزائی کرتا تھا، عزت دیتا تھا، انعام و اکرام سے نوازتا تھا. تو اس کے بعد جب بہمنی سلطنت کے حکمراں کا نہیں رہا تو اس کے دو بیٹے قلی قطب شاہ، عادل شاہ، تو یہ سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی، گولکنڈہ اور بیجاپور. تو گولکنڈہ قلی قطب شاہ حکمراں تھے اور بیجاپور کے عادل شاہ حکمراں تھے، کیونکہ یہ دونوں ہی شاعری کے شائدہ تھے، تو خود بھی اشعار لکھتے تھے اور شاعروں کی بہت زیادہ ہمت افزائی کرتے تھے. تو اس لیے ان کے دربار سے شاعروں کا تعلق رہا، اور وجیح ہیں، نصرتی ہیں، اور تمام بے شمار شاعر کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ گزرے اور انہوں نے ہندی یا ہندوی زبان میں اشعار لکھے. اس کے بعد جب دکن کا دور ہوا تو دھیرے دھیرے دہلی میں بھی شاعری کا ماحول بن گیا، اور دہلی میں بھی تمام شاعر ہوئے. اور تو اس زمانے میں جو پرانے شاعر تھے تو انہوں نے غزل میں کافی طبع آزمائی کی، لیکن جو دہلی کا زرعی دور کہا جاتا ہے وہ میر سودا اور درد کا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے میر سودا اور درد نے غزل کو کافی پروان چڑھایا، اور ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں نے بھی کافی پروان چڑھایا. لیکن یہاں پہ ایک بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ جو درد کا تعلق تھا وہ تصوف سے تھا، اور وہ زیادہ تر انہوں نے غزل میں اپنے تصوف کے انداز کو بیان کیا ہے. میر تقی میر کیونکہ حالات زمانہ کے بھی شکار رہے، اور اپنی ذاتی زندگی سے بھی وہ کافی پریشان رہے، بچپن بھی ان کا کافی قسمہ پرسی میں گزرا. تو ان کی غزلوں میں زیادہ تر آہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی دل کے جذبات، جو پریشانیاں ہیں. اور اس وقت دلی کے حالات بھی کافی خراب ہو چکے تھے، تو دلی کے حالات کا اور میر کی اپنی ذاتی زندگی کا اثر شاعری پر پڑا، ان کی غزلوں پر پڑا. لیکن سودا کی جو صورتحال تھی وہ تھوڑا سا ان سے بہتر تھی، تو اس لیے سودا، کیونکہ سودا کا درباری شاعر کہہ جاتے ہیں، انہوں نے زیادہ تر صنف قصیدے پر طبع آزمائی کی، قصیدے کی وجہ سے کافی مقبول مشہور ہوئے. لیکن انہوں نے غزل بھی کہی، اور غزل میں زندگی کے فلسفے کو پیش کیا اور زندگی کی حقیقتوں کو پیش کیا. اس کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے دبستان لکھنؤ، کیونکہ دلی ایک زرعی دور سے گزرا ہے. صنف غزل کے لیے بے شمار غزلیں کہی گئی ہیں، بے شمار مشاعرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے چوٹیں ہوتی تھیں، اور ایک دوسرے سے بہتر اپنے خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر دہلی کے کچھ حالات خراب ہوئے، تو لوگوں نے وہاں سے جانا شروع کر دیا. تو وہ بہت سے شاعر تھے، بہت سے ایک ادیب تھے، انہوں نے کیا کیا، دہلی سے کچھ تو رامپور چلے گئے اور کچھ فیض آباد آئے، کیونکہ تب تک لکھنؤ مرکز نہیں تھا شاعری کا. تو وہ فیض آباد آئے، اور فیض آباد میں شجاع الدولہ وغیرہ کی حکومت تھی، اور انہوں نے وہاں سے آئے ہوئے شاعروں کی بہت عزت افزائی کی اور ان کو پناہ دی اپنے کے یہاں، اور کافی حالات ان کے سدھرے. اور فیض آباد کچھ ہی دنوں بعد جب شجاع الدولہ جنگ میں شہید ہو گئے اور اسف الدولہ برسر اقتدار ہوئے، تو پھر انہوں نے اپنا دارالسلطنت لکھنؤ کو مقرر کیا، اور پھر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ایک طرح سے اپنے جو بھی لواحقین تھے یا ان کے ساتھی تھے یا حکومت سے جو بھی تعلق رکھتے تھے لوگ، ان کے ساتھ اسف الدولہ لکھنؤ آئے، اور لکھنؤ پھر ایک نیا شہر آباد ہوا. یہاں پہ اسف الدولہ نے لکھنؤ کو آباد کیا، بڑا امام باڑہ جو یہاں کا مشہور ہے کو بنانے کا حکم دیا، اور انہی کے ساتھ بہت سے شاعر دلی سے لکھنؤ چلے آئے. تو لکھنؤ، جو دلی سے لکھنؤ شاعر آئے تھے، تو اس میں مصافی تھے، میر حسن تھے، میر تقی میر تھے، سودا تھے، وہ سب آئے، اور پھر یہاں ایک دوسرا دبستان قائم ہو گیا اور شاعری کا چرچا شروع ہو گیا. لیکن ایسا نہیں کہ لکھنؤ میں شعرا تھے، لیکن جو دہلی سے آئے تو یہاں پر اب غزل میں دو طرح کے خیالات
पेश हो गए। एक तो दिल्ली से जो शायर आए थे वो अपने ख़यालात के साथ आए थे, और जो लखनऊ के शायर थे वो यहाँ के माहौल के हिसाब से अपनी शायरी कर रहे थे। तो इस सूरत से 2 तरह के ख़याल हो गए, एक तो दिल्ली के ख़यालात यहाँ पे ग़ज़लों में कहे जाने लगे, और दूसरे लखनऊ के ख़यालात, और कुछ लोगों ने मिले-जुले ख़यालात को पेश किया। तो यहाँ पर अगर सिन्फ़ ग़ज़ल का ताल्लुक़ देखा जाए तो यहाँ पर मीर तक़ी मीर और सौदा और मीर हसन वग़ैरह तो आए यहाँ पर, और उसी दौर में दयाशंकर नसीम ने बहुत बेहतरीन मसनवी लिखी थी, गुलज़ार नसीम। तो ये लोग जब आए तो इन्होंने तो सिन्फ़ ग़ज़ल पर तबाह आज़माई की ही थी, और इसके अलावा यहाँ पर आतिश और नासिर, ये 2 बड़े उस्ताद थे, और जिन्होंने सिन्फ़ ग़ज़ल पे काफ़ी लिखा और काफ़ी वसी ख़यालात को पेश किया। और आतिश और नासिर के भी शागिर्द हुए, और उनके आतिश और नासिर के शागिर्दों के भी बहुत से शागिर्द हुए, और जिन्होंने सिन्फ़ ग़ज़ल को काफ़ी आगे बढ़ाया और काफ़ी मकबूलियत दी। तो दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, ये सिन्फ़ ग़ज़ल के लिए बहुत ही मरकज़ की हैसियत रखता है, काफ़ी मकबूल तरीन सिन्फ़ रही है, और इस सिन्फ़ में काफ़ी पहलू निकाले गए हैं, काफ़ी तबाह आज़माई हुई। उसके बाद जब दबिस्तान लखनऊ काफ़ी उरूज हासिल कर चुका था, सिन्फ़ ग़ज़ल के लिए काफ़ी उरूज हासिल कर चुका था। देखिए, हालात तो फिर धीरे-धीरे बदलते जाते हैं, और हालात बदलने लगे, और जब हालात बदलने लगे तो शायरी पर इसका असर पड़ना तो लाज़मी था, कि शायरी पर इसका असर ज़रूर पड़ता। तो जब हालात बढ़े और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत, और उसके बाद फिर जंग आज़ादी की मुहिम छिड़ गई, तो इन सब चीज़ों का भी उर्दू शायरी पर असर पड़ा। लेकिन दबिस्तान लखनऊ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ग़ज़ल में काफ़ी उरूज हुआ, काफ़ी तरक्की हुई। उसके बाद थोड़ा-सा ख़यालात लोगों के बदले, क्योंकि माहौल बदला, और जब माहौल बदलेगा, सूरत हाल बदलेगा, तो इनका असर हमारी ज़िंदगी में पड़ेगा, और जब हमारी ज़िंदगी पर इनका असर पड़ेगा, तो उसी तरह के ख़यालात और जज़्बात हमारे ज़हन और दिल से निकलेंगे, और उसी तरह के ख़यालात अगर शायर को देखा जाए, तो उसी तरह के ख़यालात वो अपनी शायरी में पेश करेगा। अच्छा, उसके बाद भारत की आज़ादी का दौर शुरू हुआ, आज़ादी का दौर शुरू हुआ, तो उस वक़्त जो ग़ज़लें कही गई हैं, या जो नज़में कही गई हैं, तो उसमें ज़िंदगी के फ़लसफ़े का बयान हुआ, ज़िंदगी की हकीकतों का बयान हुआ। लेकिन जब तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई, जिसकी बुनियाद सज्जाद ज़हीर ने डाली थी, और सज्जाद ज़हीर जब लंदन से आए, तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि आखिर हम क्यों पीछे रह गए हैं, हमें दूसरी कौम ने क्यों गुलाम बना करके रखा है, आखिर हमारे अंदर कौन-सी कमी है। तो इन चीज़ों पर उन्होंने गौर व फ़िक्र किया, और ज़ाहिर है ग़ज़ल में भी नए ख़यालात शामिल हो गए, और उस दौर में जो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ जितने भी शायर थे, जैसे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ थे, मजाज़ थे, साहिल लुधियानवी साहब थे, तो इन लोगों ने जो ग़ज़लें की, तो इनके थोड़े से तरीक़े बदले। इन्होंने ज़िंदगी में फ़लसफ़े को बयान किया, ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया, हमें कैसे आगे बढ़ना है, पुरुम्मीद तरीक़े से हमको कैसे आगे बढ़ना है, इस तरह के ख़यालात को अपनी ग़ज़ल में पेश किया, और जिसमें गालिब उनका इक़बाल का तो बहुत ही बुलंद मर्तबा है, क्योंकि इक़बाल ने फ़लसफ़े खुदी को पेश किया, और फ़लसफ़ा खुदी को अपनी ग़ज़ल में पेश किया। तो जैसा कि अभी हमने बताया भी है कि ग़ज़ल का गालिब का ये बहुत ही मशहूर शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक़दीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो इस सूरत से ग़ज़ल में थोड़ा-सा बदलाव आया, और फिर जदीदियत का दौर आया। जदीदियत का जब दौर आया, तो उसमें और भी ज़्यादा ग़ज़ल का मैदान बहुत वसी हो गया, और ग़ज़ल में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता चीज़ों को बयान किया जाने लगा। और सिन्फ़ ग़ज़ल आज भी अगर देखा जाए, तो मुशायरों की वजह से हमारी सिन्फ़ ग़ज़ल काफ़ी आगे बढ़ रही है, मकबूल तरीन सिन्फ़ रही है, और लोग बड़े शौक़ से ग़ज़ल को सुनते हैं। तो इस सूरत से अगर देखा जाए, तो ग़ज़ल में इतनी ख़ुसूसियात है, और ये उर्दू शायरी के आबरू है, बक़ौल रशीद अहमद सिद्दीक़ी के, तो ये ग़ज़ल काफ़ी तरक्की याफ़्ता रही है, रहेगी। इसका जो मुस्तक़बिल है, वो काफ़ी दरख़्शा रहा है। और देखिए, ख़ास बात एक चीज़ ये है कि जब हम ये तो हमने आपको यहाँ की तारीख़ के बारे में बता दिया कि कैसे-कैसे वक़्त और हालात के तहत और कौन-कौन से शायर पैदा हुए, और हमारे सिन्फ़ ग़ज़ल ने आगे काफ़ी तरक्की की है। लेकिन एक चीज़ ये बता दें कि ग़ज़ल की जो बनावट का ताल्लुक़ है, तो बनावट में भी हमारे जज़्बात का ही बयान होता है। देखिए, अब फिर हम आपके सामने इस वक़्त बता रहे हैं कि ग़ज़ल के लफ़्ज़ी मायने हैं प्यार मोहब्बत की बातें करना।
या औरतों से प्यार मोहब्बत की बातें करना, हम मायूसी का बयान करते हैं और उन मायूसियों से जो हमें सबक मिलता है, जो हमारी ज़िंदगी में जो हालात हमारे सामने आते हैं, उनका भी हम बयान करते हैं। और जो सबक होता है, जो हमें सबक मिलता है, या कहते नहीं इंसान अक्सर ठोकर खा करके सही रास्ते पर गामजन होता है, तो इस सूरत से जो तजुर्बात होते हैं वो हमारी गज़ल में बयान होते हैं। तो इस सूरत से हम आपको एक चीज़ ख़ास तौर से बता दें कि अगर गज़ल लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन इसका दरख्शां पहलू जो है वो हमें फ़ारसी में दिखाई पड़ता है। फ़ारसी से हमारी गज़ल उर्दू में आई है और गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं, ज़्यादा 7 होते हैं, 11 होते हैं और बहुत कम ऐसे शायर हैं जिन्होंने मैक्सिमम मतलब ज़्यादा शेर माना जाता है कि कम से कम 5 और ज़्यादा 22 शेर भी हो सकते हैं, लेकिन 22 शेर की गज़लें बहुत कम शायरों ने की हैं। गज़ल में तरन्नुम की ख़ासियत है कि गज़ल को गाया जाता है। गज़ल को तरन्नुम के ज़रिए गाया भी जा सकता है, तहत में भी पेश किया जा सकता है। पहले शेर को मतला कहते हैं, मतला जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ हम काफ़िया होते हैं और गज़ल के जो और अलहदा शेर होते हैं तो उनके पहला मिसरा नहीं होता है, दूसरा मिसरा हम रदीफ़ हम काफ़िया होता है मतले के हिसाब से। तख़ल्लुस आखिरी शेर में शायर अपना तख़ल्लुस पेश करता है, जिसके में शायर वो छोटा तख़ल्लुस के जो है वो शायर का वो छोटा-सा नाम है। देखिए हर शायर का नाम एक लंबा-चौड़ा होता है। तो उस ज़माने में क्या होता था कि मुशायरों में शायर जो बड़े शायर होते थे उनका तरीक़ा-ए-कार ये रहता था कि या तो वो गज़ल खुद अगर वो गज़ल पढ़ेगा तो उस तख़ल्लुस को गज़ल के आखिरी मक़ते में पेश कर देंगे, जिससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि तख़ल्लुस ये फ़लाने शायर की गज़ल है। तो इससे गज़ल की पहचान हो जाती थी क्योंकि उस ज़माने का एक ये दस्तूर था। अब जैसे गालिब हैं, गालिब को हम मानते हैं कि गज़ल बहुत बड़े शायर हैं और हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आजकल अगर देखा जाए तो उनका दीवान मिलता है हमको। वो भी गालिब अशार कहते थे, मुशायरे में गज़ल पढ़ी और उसके बाद कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसा कि हमने तारीख़ में पढ़ा है, गालिब की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है कि उनके शागिर्द बैठे रहते थे और उनके अशार को वो नोट कर लेते थे। और इस सूरत से जो उन लोगों ने नोट किया, उसके ज़रिए वो अशार गालिब के हमारे तक पहुँचे हैं। गालिब ने कितना लिखा, इसके बारे में पूरी तरह से बयान नहीं होता है, पूरी तरह से हमको मालूमात नहीं होती है। लेकिन अच्छा दूसरी चीज़ ये भी है कि शायरों ने जो लिखा, वो मुकम्मल तौर से आज हमारे सामने इसलिए भी मौजूद नहीं है कि वो समाजी सूरत-ए-हाल या हालात ज़माना, कहीं किसी हुकूमत पे ज़वाल आ गया, किसी हुकूमत पे दूसरी हुकूमत ने हमला बोल दिया। अब ज़ाहिर है जहाँ पे जंगें होंगी, लड़ाई होगी, तो वहाँ तो बहुत ही कसमा-पुरसी का आलम होगा और माशरा भी बिल्कुल तितिर-बितिर हो जाएगा। लोग ज़हनी तौर से मजरूह हो जाएँगे, कुछ करने को समझ में नहीं आएगा कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह की जब सूरत-ए-हाल होती है, तो इसमें दिल्ली कई बार लूटी। जो नादिर शाह का हमला है, अहमद शाह का अब्दाली का हमला, तो इस वजह से दिल्ली कई बार उजड़ी है, कई बार बसी है, तो इसमें लोगों के मकान जले, लोगों का सरमाया जला, मिट गया। तो इस सूरत से जो आग लगती थी, तो तमाम तरह का ज़ख़ीरा जो कीमती नायाब ज़ख़ीरा था उर्दू शायरी का या फ़ारसी शायरी का, वो सब ज़ाया हो गया। तो वो चीज़ें आज हमारे सामने नहीं मौजूद है, लेकिन जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि सिन्फ़ गज़ल में कितने बाकमाल शायर गुज़रे हैं और उन्होंने कितनी बेहतरीन गज़लें कही हैं, जो आज हमको हमारे लिए एक सबक आमेज़ चीज़ें हैं और हम उनको पढ़ते हैं और उनसे सबक हासिल करते हैं। तो गज़ल सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ रही है, सारे शायरों ने इसकी मकबूलियत को सराहा है, उसकी मकबूलियत को समझा है। तो अब हम आपके सामने ये बता देते हैं मुख्तसर तौर से कि इसका पूरा खुलासा जो हमने इधर पढ़ाया है, इसका पूरा खुलासा हम आपको मुख्तसर तरीके से बता देते हैं कि देखिए गज़ल के लफ्ज़ी मायने, महबूब से प्यार मोहब्बत की बातें, मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं, ज़्यादा 22 शेर होते हैं। अक्सर 7 और 9 भी शेर की गज़ल कही जाती है, लेकिन बहुत कम शायरों ने ऐसा किया है क्योंकि इस तरह की गज़ल को सह गज़ला भी बोलते हैं। उसके बाद गज़ल अवाम में मकबूल हुई,
عوام میں اس پہلے تو غزل غالب سے پہلے غزلوں کا رواج فارسی میں تھا. جب فارسی میں غزل کہی جاتی تھی تو تب تک غزل عوام میں زیادہ مقبول نہیں ہوئی تھی, کیونکہ فارسی زبان کچھ ہی لوگوں کو آتی تھی, عوام میں یہ زبان نہیں تھی. عوام میں اس دور میں زبان ہندی, ہندوی یا ہندوستانی بولی جاتی تھی, تو وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے. لیکن جب غزل نے فارسی سے ہٹ کر کے اردو میں قدم رکھا ہے اور اردو میں غزلیں لکھی جانے لگی ہیں, اور اس کی سب سے زیادہ زور و شور سے شروعات میر و سودا کے ہی دور میں ہو گئی تھی, تو جب یہ غزل میں عام عوام کی زبان میں غزل لکھی جانے لگی, تب غزل بہت زیادہ مقبول ہوئی. اور مقبول کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو عوام کی زبان میں غزل لکھی گئی, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسانی جذبات اور احساسات کو پیش کرتی ہے. تو جب انسانی جذبات اور احساسات کا بیان غزل میں ہوتا ہے, تو قاری جب پڑھتا ہے اس کو, تو اس کو اپنے ہی جذبات اور احساسات نظر آتے ہیں. یا حالات زمانہ کا ذکر ہوتا ہے, تو جب زمانے کے حالات ہوتے ہیں تو ان کا یہ نہیں کہ ان کا اثر کچھ مخصوص لوگوں پہ پڑے, ان کا اثر تمام عوام پہ پڑے گا اثر, کیونکہ سبھی اس سے اثر انداز ہوں گے. وہ چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں, عوام اس سے متاثر ضرور ہوتا ہے. اور جب عوام متاثر ہوتا ہے اور اسی حالات میں رہ کر کے شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, تو وہ شاعر کے خیالات کا اظہار نہیں رہ جاتا, بلکہ وہ عوام سمجھتا ہے کہ یہ تو میری اپنی زندگی میں گزر رہا ہے. تو اس لیے اس کو زیادہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ غزل کو زیادہ پسند کرنے لگتا ہے. تو اس لیے, اور غزل کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی جو ہم نے ابھی بتا بھی چکے ہیں کہ مشاعروں کا رواج, کیونکہ مشاعروں میں غزل پیش کی جاتی ہے, اچھے اچھے شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور سامعین اس کو بہت شوق سے سننے جاتے ہیں. اور جہاں پہ سن لیتے ہیں کہ فلانا شاعر آ رہا ہے, تو لوگ بہت شوق سے جاتے ہیں. اور یہ رواج پہلے بھی تھا اور یہ رواج آج بھی ہے, جبکہ آج کافی ملک ہمارا ترقی یافتہ ملک ہو چکا. شاگردی کا جو طریقہ کار ہے وہ آج بھی ختم نہیں ہوا ہے, کیونکہ غزل میں کوئی نہ کوئی تو استاد آپ کو اپنا بنانا پڑتا ہے, اس سے اصلاح لینا پڑتی ہے. اور جب استاد آپ کو آپ کے صحیح رہنمائی کرے گا, تبھی آپ بہترین شاعر ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہے, کیونکہ ہم نے بتایا کہ اس کا تعلق انسان کے جذبات اور احساسات سے, ان کی اپنی زندگی سے ہے, حالات زمانہ کا ہے, حالات زمانہ سے اس کا تعلق رہا ہے. تو اس لیے ہر دور میں جو حالات بدلے ہیں ان کا اثر غزل پہ پڑا, وہ چاہے دبستان دہلی ہم اٹھا کر کے دیکھ لیں, چاہے دکن کی شاعری اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے دبستان لکھنؤ, یہاں تک کہ ترقی پسند دیکھ لیں, جدیدیت کا دور دیکھ لیں, یا جوش اور اقبال کا دور دیکھ لیں. اچھا, ایک چیز اور ہم بتا دیں کہ غزل میں عشق محبت کا اظہار تو ہوتا ہے, حالات زمانہ کا اظہار ہوتا ہے, لیکن ترقی پسند دور کی شاعری, ترقی پسند دور کی غزلوں پر اگر غور کیا جائے تو اس میں منظر نگاری کا زیادہ بیان کیا گیا ہے. جیسے جوش کا بہت پیارا شعر ہے, کلی پہ بیلے کی صدا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی, نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے پری کوئی مسکرا رہی ہو. تو اس طرح کی منظر نگاری کا بھی بیان ہوتا ہے. جیسے ایک شعر ہے, کہا میں نے گل سے ہے کتنا سا بات, کلی نے سن کر تبسم کیا. تو منظر نگاری کا بھی بیان غزل میں ہوا ہے, کیونکہ قدرتی مناظر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے ذہن کو اتنا پرسکون کرتی ہے. اگر آپ قدرتی مناظر کا جائزہ لیں یا ان کو دیکھیں, تو اتنا زیادہ انسان کو سکون ملتا ہے, اتنی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اس نے قدرتی مناظر کا بھی ذکر کیا, کیونکہ ان مناظر کے ساتھ اس کو اللہ کی وحدانیت کا احساس ہوتا ہے کہ ارے اللہ نے اتنی بہترین چیزیں اس دنیا میں بتائیں, اور وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے, اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں اس کا بیان کیے بغیر نہیں رہتا ہے, اور وہ اپنی غزل میں منظر نگاری کا زیادہ بیان کرتا ہے. اچھا, ترقی پسند تحریک کا اگر غور کیا جائے تو اس دور میں کے مشہور شاعر تو گزرے ہیں, جیسے ساحر لدھوانی ہیں, مجاز ہیں, فیض احمد فیض ہیں. تو فیض احمد فیض کی اگر غزلوں پر دھیان دیا جائے تو فیض احمد فیض اس وقت کے شاعر ہیں جب یہاں پہ جنگ آزادی چھڑی ہوئی تھی, اور بہت سے شاعروں نے بڑھ چڑھ کے جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا, اور اس کی وجہ سے ان کو جیل بھی جانا پڑا. تو فیض کی جو غزلوں کا جہاں تک تعلق ہے, شاعری کا جہاں تک تعلق ہے, تو ان کی زیادہ تر شاعری جیل میں رہ کر کے. ایک چیز بتا دیں کہ ان لوگوں کی اگر غزلوں کو دیکھا جائے, ان کی شاعری کو دیکھا جائے, تو اس میں کہیں پر نا امیدی نہیں ہے, امید کی کرن ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اس میں جٹے رہنا ہے, کافی محنت کرنا ہے. ہمارا ملک ایک دن آزاد ہو جائے گا, اور اپنے جوانوں کو یہ خطاب کرتے تھے کہ ہمیں کبھی اس میں مطلب مایوس نہیں ہونا ہے, ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو غزل کے ذریعے یا شاعری کے ذریعے بہت سے شعراء نے لوگوں کے اندر ہمت کا جذبہ پیدا ہوا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کیا. تو شاعری ایک طرح سے ہماری زندگی کو مجموعی طور سے کافی آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے, اور ہم اس سے سبق آمیز ہو
ہوتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. تو صنف غزل کا قدیم دور دیکھا جائے یا جدید دور دیکھا جائے تو ہر دور میں غزل نے ہماری زندگی کو آگے بڑھایا ہے, ہماری زندگی کو سبق دیا ہے, اور ہماری زندگی اس کے ذریعے کافی آگے بڑھی ہے. اور آج بھی ہم دیکھیں کہ آج کے مشینی یگ میں کافی پوری دنیا کافی ترقی کر چکی, سب کچھ کر چکی ہے, لیکن غزل کی مقبولیت میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. غزل کافی کامیاب رہی ہے, اور آج بھی غزل دیکھیے دوسرے ملکوں میں دیکھیے کہ مشاعرے ہوتے ہیں, کافی مہنگا خرچ آتا ہے اس کے اوپر, اور شاعروں کو بھی کافی کی ہمت افزائی کی جاتی ہے, ان پر بھی کافی خرچ کیا جاتا ہے. کیوں بیان ہوتا ہے زندگی کے نشیب و فراز کا بیان ہم کو ملتا ہے غزل سے. غزل سے انسانی جذبات و تاثرات کا احساس ہوتا ہے. غزل ہماری روح ہے, غزل ہمارا جان ہے, اور غزل سے ہم کافی آگے بڑھ سکتے ہیں. غزل لفظ اپنے آپ میں انسان کی پوری زندگی کا احاطہ ہے, یعنی چاہے وہ اس کی سماجی زندگی ہو, چاہے معاشرتی زندگی ہو, چاہے اقتصادی زندگی ہو, چاہے حالات زمانہ کا ذکر ہو, فلسفہ ہو, غزل کافی مقبول ترین صنف رہی ہے. اس لیے آج آپ کا یہ غزل کی مقبولیت کن کن وجہ سے ہے, غزل کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, غزل کی مقبولیت کی راز کیا ہے, کون کون سے مشہور شاعر ہیں جنہوں نے صنف غزل کو کافی آگے بڑھایا ہے, اور غزل کی صنف کا زرعی دور کون سا رہا ہے, اور آج کے دور میں کون کون سے خیالات پیش ہوتے ہیں. تو صنف غزل کتنی آگے بڑھی ہے, اور ہمارے سامنے آج کس شکل میں غزل موجود ہے, اور اس کی مقبولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ غزل کافی مقبول ترین صنف رہی ہے. اور رشید احمد صدیقی کا یہ بیان بالکل درست ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. تو غزل اردو شاعری کی واقعی میں آبرو ہے, زندگی کی بھی آبرو ہے, سب سے زیادہ مقبول ترین صنف رہی ہے.